दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये दुनिया सभी के लिए एक समान बिल्कुल नहीं है। जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी बजट बनता है, जो भी नियम कायदे बनते हैं, किसी भी देश के भीतर में जो रूल ऑफ लॉ होता है, यह सब कुछ रईसों के लिए होता है। यह कोई बताने की जरूरत नहीं। और दुनिया पर जो राज करते हैं वो रईस देश क्यों करते हैं, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इस किताब के भीतर का एक पन्ना जो सबसे बड़ा पन्ना तब्दील होते चला जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का है, जहां की जनसंख्या आने वाले 3-4 वर्षों में दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। हम लोग चीन से भी आगे निकल जाएंगे। और इतनी बड़ी दुनिया के भीतर में इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लोगों का अनूठा सच यह है कि यहां पर भी जो बीते 6 बरस में जिन पॉलिसियों को रफ्तार दी गई है, जिस इकोनॉमी को रफ्तार दी गई है, जिस डेवलपमेंट की डेफिनेशन को रफ्तार दी गई है, उसमें इस देश का गरीब गुरबा किसान मजदूर कहीं फिट नहीं बैठता है। उसके लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज भारत के भीतर को सच जानने से पहले दुनिया का मानचित्र पर एक उसका सच जान लीजिए। क्योंकि दुनिया के भीतर में जो भी परिभाषा डेवलपमेंट को लेकर खड़ी की जाती है, चाहे वो G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे मौजूदा वक्त में ब्रिक्स बन गया हो, या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन के जरिए दुनिया पर अपने वीटो पावर के जरिए रूल करते हैं, उसका सच क्या है? उसका सच यह है कि जो भी पैसा खर्च किया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उस पूरे खांचे में गरीब की मौत ज्यादा से ज्यादा क्यों होती है? आर्थिक नुकसान उसी का क्यों होता है? एक देश से छोड़कर दूसरे देश जाने की परिस्थितियों में वो क्यों आ जाता है? इसका एक छोटा सा डाटा पहले आप सुन लीजिए। क्योंकि 20वीं सदी के आखिर में, यानी 1980 से लेकर सन 2000 तक, और 21वीं सदी की शुरुआत 20 साल 2000 से लेकर 2020 तक, जो पैसा खर्च किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पूरी दुनिया में 1980 से लेकर 2000 तक, उसके रिफ्लेक्शंस यही थे कि आने वाले वक्त में लोगों की मौत कम होगी, लोगों का आर्थिक नुकसान कम होगा, लोग कम प्रभावित होंगे। यानी जो भी प्राकृतिक आपदा आती है, डिजास्टर होता है, या मौजूदा वक्त में जो महामारी भी आई है, उससे भी जो निपटना होगा, उनके लिए एक अनुकूल मेडिकल सिचुएशन तक रहेगी। दुनिया में हर बात, हर वजह से इन बातों का जिक्र यूनाइटेड नेशन तक में किया गया। लेकिन पहले सच क्या है? सच यह है कि 1980 से सन 2000 तक दुनिया भर में जो प्राकृतिक डिजास्टर जो रिकॉर्डेड है, उसके जरिए जो मौत हुई, उसकी तादाद 11,90,000 है। और 21वीं सदी में यह बढ़कर 12,30,000 हो गई, और बढ़ गई। आपके जहन में आएगा जनसंख्या भी तो बढ़ गई। एक हिस्सा यह है। दूसरा हिस्सा है कि जो रिकॉर्डेड डिजास्टर था, वह भी संख्या उसकी बढ़ी। पिछले 20 बरस में लगभग 4,200 थे। इस 20 बरस में यानी 21वीं सदी में ये 7,300 हो गए, जिसमें मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाएं जो थी वो कहीं ज्यादा थी। यह डिजास्टर खनन के क्षेत्र में था, यह डिजास्टर इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री से न्यूक्लियर के रिसाव को लेकर था, यह डिजास्टर अलग अलग जरिए से था। और इसके जरिए जो प्रभावित संपत्तियां थी या लोग थे, लोग अगर पिछले 20 बरस में यानी 20वीं सदी में अगर 30 लाख लोग प्रभावित हुए, तो 21वीं सदी में 40 लाख लोग प्रभावित हुए। और जो संपत्ति का नुकसान है, $1.63 ट्रिलियन 1980 से 2000 तक, और इस वक्त मौजूदा वक्त में 21वीं सदी में यह बढ़कर डबल से ज्यादा हो गया, $2.97 ट्रिलियन यह पहुंच गया। सवाल है कि पूरी दुनिया में अगर रईसों के जरिए सोच पे काम हो रहा है, तो क्या भारत भी अब उसी सोच का गुलाम हो चला है? यकीन जानिए, जिस जिक्र हमने दुनिया का किया, भारत की पूरी इकोनॉमी और पूरी की पूरी पॉलिसी डिसीजंस मौजूदा वक्त में जो मोदी सरकार ले रही है, वो ना तो इस देश के किसानों के हित में है, ना मजदूरों के हित में है, ना इंडस्ट्रीज के हित में है, ना कॉरपोरेट के हित में है, ना इस देश के खनिज संसाधनों को सुरक्षित रखने के हित में है, ना पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के हिस्सेदारी में आता है कि उसको चलाना है, उसके हित में है। और एक ऐसा खांचा क्रिएट किया गया है जिससे
आईएमएफ खुश हो जाए, वर्ल्ड बैंक खुश हो जाए, दुनिया के वो तमाम देश खुश हो जाए जिनको अपना माल भारत के बाजार में डंप करना है। ये एक कैसी इकोनॉमी है, आज जरा इसके बेसिक एस्पेक्ट को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि बीते 6 बरस का असल सच यह है कि हम लोगों ने जितना कमाया है उससे ज्यादा कर्ज में लगातार हम डूबते चले जा रहे हैं। यानी कर्ज ज्यादा लिया है, कमाया कम है। इस देश के भीतर में भूख ज्यादा तेजी से बढ़ी है, बेरोजगारी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। दुनिया में एक लिहाज से अव्वल नंबर 1 की दिशा में हम भूख के क्षेत्र में हैं, बेरोजगारी के क्षेत्र में है, और कर्ज भी लगातार हम पर बढ़ते जा रहा है। कमाई हमारी कम होते जा रही है, इसीलिए बांग्लादेश सरीखा देश भी हमें पछाड़ देता है। इन्हीं 6 बरस में क्यों, आपके जहन में होगा पहले क्या ऐसे नहीं हो रहा था? यह सवाल जायज है, होना चाहिए, लेकिन जब आप तुलना करना शुरू करेंगे दुनिया के इंडेक्स में, तब आपको जानकारी मिलेगी हम लगातार भूख के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, कर्ज को लेकर, कमाई को लेकर इसी दौर में नीचे आ गए हैं। तो बात आज शुरू हमको लगता है इसी बात से करनी चाहिए कि हम लोगों को ऊपर जो कर्ज था, हमको लगता है एक इंडेक्स ले 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, मनमोहन सरकार जा रही थी, 2014 में भारत के ऊपर जो कर्ज था वह 53.11 लाख करोड़, यानी राउंड फिगर में लाइएगा तो 53 लाख करोड़ का कर्ज था। 2019 में यह बढ़कर 91 लाख करोड़ हो गया। राउंड फिगर में थोड़ा ज्यादा है, 91 लाख करोड़ हो गया, यानी 37.9 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया, यानी 71% हमारे ऊपर कर्ज बढ़ गया। दूसरा हिस्सा आता है कि जो नेशनल डेब्ट पर कैपिटा है, यानी हमारे ऊपर कर्ज कितना है प्रति व्यक्ति। इसको समझने से पहले कमाई पर आ जाते हैं। 2014 में भारत की जो कमाई थी वह $1,574 थी। रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा अगर आज की तारीख में तो यह लगभग 1,15,462 रुपए हो कहता है। 2020 में यह बढ़कर 1,817 हुआ, यानी बढ़ा कितना, $1,574 से बढ़कर $1,877 2020 में हुआ। 6 साल में इतना ही बढ़ा है, यानी रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2014 में 1,15,000 था, जो बढ़कर 1,37,000 अभी हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यह सवाल है कि हमारे ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है वो 60% की रफ्तार से, जो कमाई हो रही है वो सिर्फ 30% की रफ्तार से। तो जो हमारे ऊपर कर्ज है वह 41,200 रुपए 2014 में था, 2019 में बढ़कर यह 68,400 हो गया, और 2020 में बढ़कर यह लगभग 70,000 हो गया है प्रति व्यक्ति। हम बता रहे हैं जीडीपी के लिहाज से जो कर्ज होता है। अब इसकी दूसरी स्थिति है कि इसको और सरलता से समझना चाहते हैं तो 2014 में जब आप 1 रुपया कमाते थे तो उसमें 43 पैसा कर्ज का रहता था। आज की तारीख में जब आप 1 रुपया कमाते हैं तो 50 पैसे से ज्यादा कर्ज का रहता है। यानी हमारी कमाई इस देश के भीतर में जो जीडीपी के लिहाज से है, जिसको हम लोग 5 ट्रिलियन का जिक्र बार बार इसलिए कर देते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा सपना दिखा दिया गया, और उस सपने के अनुकूल हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी काम नहीं कर रही थी। हमें सपना दिखाकर किस तरीके से इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके लिए किसान मजदूर की स्थिति आज देखनी होगी और आत्मनिर्भरता के नारे को भी समझना होगा आपको। अगर इतनी कमाई है तो हमारा जो नेशनल जीडीपी है, यानी जीडीपी के ऊपर जो नेशनल डेब्ट है, कर्ज जो है, वो अगर 2010 में चले जाइएगा तो 65% था, 2019 में यह 69% हो गया और 2020 में बढ़कर 71% हो चला है। यह हमारे ऊपर नेशनल कर्ज है जो जीडीपी के अनुकूल की परिस्थितियां, यह एक पहला सच है जो बड़ी परिस्थिति में आपको ले जाता है कि अगर हमारे देश की ही कमाई कम है, कर्ज ज्यादा है, तो हम पैसा किससे ले रहे हैं? जाहिर है पैसा लेंगे आईएमएफ से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे, और जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेंगे तो उन्हीं की जुबान कहेंगे। इस देश के भीतर में इसी दौर में किसान को लेकर विधेयक आया। दुनिया भर के तौर पर भारत को जिस रूप में देखा जा रहा है उसमें कहा जाता है कि भारत में अब ओपन मार्केट हो रहा है, किसानों के लिए ओपन परिस्थितियां खोली जा रही है। आईएमएफ ने भी ढोल बजाकर कहा, क्या शानदार काम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, किसानों को अब फ्री मार्केट दे दिया है।
एमएसपी तो दूर की गोटी है, जितने मन चाहे में उतना बेच दें। और औसत इस दौर का निकल कर आया कि इस देश में एमएसपी जो पिछले साल तक 6% बिक जाती थी, वो इस बरस अभी तक 2% भी नहीं बिकी है। यानी एमएसपी किसी को मिल नहीं पा रही है, उससे भी कम कीमत में देना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन के भाषण में कह गए कि दरअसल हमने इस चीजों को, बाजार को खोल दिया है, किसान और मजदूरों को लाभ होगा। सवाल उस समय जहन में आया, क्या प्रधानमंत्री के इकोनॉमिस्ट इस बात का जिक्र करते हैं कि आप ये जाके कह दीजिए, या फिर बात कुछ और है। दरअसल भारत जिस तरह कर्ज में डूबता चला जा रहा है, इसका एक इंटरव्यू आया। ये सीईओ है इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, आईएमएफ की, और इनके तरफ से जिस बात की, ये गीता गोपीनाथ है, इनका जो इंटरव्यू अलग अलग जगहों पर आया, हमको लगा देश का सबसे बड़ा अखबार जो है इकोनॉमिक टाइम्स है, उसमें देखिए इंटरव्यू जो छपा वो क्या कह रहा है। वो बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि जो खेती यानी कृषि से जुड़े विधेयक थे वो सही डायरेक्शन में है। मजदूरों को लेकर जो अब हायर फायर की स्थिति लाई जा रही है वो सही डायरेक्शन में है। बहुत खुले तौर पर इस इंटरव्यू में क्या जिक्र किया गया है, इन्हीं बातों का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं, इन्हीं बातों का जिक्र देश की सरकार करती है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर करते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर करते हैं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस इंटरव्यू के भीतर में बहुत साफ तौर पर 2-3 जानकारियां दी गई हैं जो आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि एक लहजे में हम लोग कॉम्पिटेटिव मार्केट में किसानों को धकेल दें, कॉम्पिटेटिव मार्केट में मजदूरों को ढकेल दें, उस कॉम्पिटेटिव मार्केट में जहां पर मजदूरों की तादाद ज्यादा होगी और जो मजदूरी के लिए ले जाएगा वह न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देगा, कम में देगा। यह है रिफॉर्म। जो किसान है उसको एमएसपी भी नहीं मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा, यानी खाद्यान्न जो उपजाता है उसकी कीमत भी उसे नहीं मिल पाएगी। यह है इस देश की इकोनॉमिक रिफॉर्म की स्थिति। और जिस आत्मनिर्भरता की दिशा का जिक्र किया गया है, हमको लगता है उसका सच भी इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इस इंटरव्यू में और तमाम जगहों पर आईएमएफ ने बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल भारत जो है अब आत्मनिर्भरता का जब जिक्र करता है तो वो अपने माल को बनाए, लेकिन उसको समझना होगा कि ये ग्लोबल बिजनेस भी होता है और ग्लोबल बिजनेस में आपके यहां कुछ लोग एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ आपके यहां से इंपोर्ट किया जाएगा, आपके यहां भेजा जाएगा, कुछ यहां से बाहर जाएगा। तो इस साइकिल में तो आपको जाना ही होगा। और उस सच उसका यह है जो खास तौर से गीता गोपीनाथ जो भारतीय मूल की है, उन्होंने जो जानकारी दी, उसने बोला कि किसानों को लेकर दिशा सही है, मजदूरों को लेकर दिशा सही है। प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं, गवर्नमेंट भी यही कहते हैं। आत्मनिर्भरता को लेकर कहा कि जो ग्लोबल बिजनेस है उसमें भारत को जाना ही होगा और जो सप्लाई चेन है दुनिया की उसमें भारत को हिस्सेदारी करनी ही पड़ेगी। और तब उसके भीतर का सच यह है कि भारत के भीतर में जितना माल इंपोर्ट होता है और जितना माल एक्सपोर्ट होता है, ये एक चेक एंड बैलेंस होता है जो आपकी इकोनॉमी को बढ़ाता है। मौजूदा वक्त में अगर भारत की इस महामारी के दौर को भी छोड़ दीजिए और हम आपको अगर 1 साल पहले ले जाएं, 2019 की परिस्थिति से ले जाएं, तो आपको जानकर हैरत होगी कि भारत ने अपने तौर पर जितना माल बाहर भेजा और बाहर से जितना माल आ रहा था, ये जो इकोनॉमी थी ये डिरेल्ड 2018 से ही हो गई थी और स्थिति नाजुक होती चली जा रही थी। और महामारी के दौर में, यानी इस दौर में जो अप्रैल से शुरू हुआ है जिसमें सारी चीज लॉकडाउन रही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गया, उस दौर में कॉम्पिटिटिवली भारत की स्थिति अच्छी इसलिए हो गई क्योंकि दुनिया का माल जो भारत में आ रहा था वो रुक गया और भारत का जो माल बाहर जा रहा था वह भी कम हुआ, लेकिन कुछ कुछ जा रहा है, इंजीनियरिंग का सामान खास तौर से जा रहा है। तो इसका असर क्या है जरा ये समझ लीजिए, तो अब आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि ये देश में सरकार जिसे आप चुनते हैं वो चला रही है या इंटरनेशनल फर्म्स चला रही है जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है, क्योंकि पैसा कर्ज तो हमको वहीं से लेना है। और इस देश के भीतर में जो सरकारी खजाने में जो विदेशी करेंसी जमा है ना, जिसका जिक्र सरकार बार बार करती है, उससे ज्यादा कर्ज हम लोगों के ऊपर हो चला है। यानी वो सारा पैसा दे भी दिया जाए तो भी कर्ज खत्म नहीं होगा, एक ऐसी स्थिति आ रही है। लेकिन हमारे पास पैसा लगातार रिकॉर्ड जमा होते चला जा रहा है और रिकॉर्ड पैसा जमा होने का मतलब ये होता है कि आप दुनिया के बाजार से ट्रांजैक्शन इस दौर में कम कर चुके हैं, हो नहीं पा रहा है, बंद है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे कोई भी चीज जो दुनिया से आती थी और आपका जो इंटरेक्शन होना था वो थम गया है। इसीलिए आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं। आप जब साइकिल में जाएंगे तो वो डॉलर कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए। लेकिन फिर भी
हमको लगता है एक टारगेट लेना चाहिए अप्रैल 2019 से। आप लीजिए अप्रैल 2019 में जो बिलियन डॉलर जो माइनस में भारत का जा रहा था वो 15.33 बिलियन डॉलर, यह हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलाकर जो ये नेगेटिविटी थी, जो एक्सपोर्ट की नेगेटिविटी थी, और ये नेगेटिविटी लगातार कंटिन्यू करती है। और इस महामारी से पहले यानी अगर आप मार्च तक आ जाते हैं तो मार्च तक भारत के भीतर में जो नेगेटिविटी थी वो एवरेज -11 बिलियन डॉलर की थी। इस दौर में वो कम हो गई, महामारी के दौर में -9.2% इस साल में आ गई 20 में, और सिर्फ अगर इस दौर में आइएगा तो वो -4.5 पे आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इकोनॉमी जब पूरी दुनिया की चल रही थी तब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस था उसमें बहुत पीछे आ गए थे। इस दौर में तो स्थिति और नाजुक हो गई है, लेकिन हमको अखबारों में हेडलाइंस मिल जाएगी, इस बीच में इतना इंपोर्ट हमने किया, एक्सपोर्ट इतना कर दिया, 6% एक्सपोर्ट राइज कर गया, ये सारी चीजें बताई जाती है। जैसे अप्रैल से सितंबर तक इस साल अगर लीजिएगा तो एक्सपोर्ट हमारा लगभग 21.3% नीचे गया है अप्रैल से सितंबर के बीच। इंपोर्ट जो है इसी अप्रैल से सितंबर के बीच में 40% नीचे गया है। यानी अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो ये लगभग 273 बिलियन डॉलर ये बनता है। इतना नुकसान हुआ है। 125 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में 148 बिलियन डॉलर ये हमको नुकसान हुआ है। यानी दोनों को मिला के जब ट्रेड डेफिसिट निकालिएगा आप तो जो इंपोर्ट के जरिए आपकी कमाई हुई है उसको आप जोड़ लेते हैं और उसमें से एक्सपोर्ट के जरिए जो घाटा हुआ है उसको आप माइनस कर देते हैं। इन दोनों को मिलाते हैं तो 23.4 बिलियन डॉलर का आप घाटा दिखलाते हैं। यानी यह भी बुक ठीक करने की स्थिति है। लेकिन फिर वही सवाल, इस देश को चला कौन रहा है, पॉलिसी बना कौन रहा है? और उन पॉलिसीज को बनाने के बाद जो सरकार पार्लियामेंट से लेकर यूनाइटेड नेशन तक और किसी भी चुनावी रैली से लेकर गाहे बगाहे मन की बात में जो ताल ठोकती है, उसके पीछे की सोच और वो जो शब्द हैं, वो शब्द मेल कैसे खा जाते हैं आईएमएफ से, वो मेल कैसे खा जाते हैं इसी दौर में वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि उन्हीं से पैसा लेना है, उन्हीं की बात कहनी है। ये वही बीजेपी है जो एक वक्त पश्चिमीकरण का विरोध करती थी। ये वही बीजेपी है जो एक वक्त आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और डंकल, याद कीजिए किसानों को लेकर जो कानून बना था, उसका विरोध करती है। ये सारी चीजों का विरोध करते करते इतनी अनुकूल हो जाएगी, ये किसने सोचा होगा? जाहिर है किसी ने नहीं सोचा होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए कि किसी भी क्षेत्र में मौजूदा सरकार अगर आरएसएस से निकली हुई है तो आरएसएस के भीतर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह भी कुछ भी कर पाने की स्थिति में क्यों नहीं है, जबकि उनकी पूरी फिलॉसफी जो जन्म के साथ है, चाहे वो किसान संघ की हो जो कि 1978 में बनी, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ की हो जो 1955 में बनी, चाहे स्वदेशी जागरण मंच की हो जो 1991 में बनी, चाहे विश्व हिंदू परिषद की धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो, या फिर जो वनवासी कल्याण आश्रम जो 1952 में आदिवासियों के लिए बनाया गया था। किसी भी क्षेत्र में देखिएगा तो सारी चीजें हवाले की जा रही है कॉरपोरेट के, खनन के लूट की परिस्थितियां में, उसी रूप में कॉल ब्लॉक्स सामने आ रहे हैं जो दिए जा रहे हैं। यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को देश में लाने के लिए इस देश को ही गिरवी कैसे रखा जाए, और यह कानून इस तरीके से बनाया जाता है, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो या किसी लाइसेंसिंग के क्षेत्र में हो, और उसके बाद ताल ठोका जाता है हमने इतने कानून खत्म कर दिए। वो लाल किले के प्राचीर से भी कहा जाता है और पार्लियामेंट में भी कहा जाता है। लेकिन इन कानूनों को खत्म करने से लाभ किसे हुआ? आईएमएफ की नीतियों का हुआ, वर्ल्ड बैंक की नीतियों का हुआ, इंटरनेशनल कंट्रीज जो कि विकसित देश है उनको हुआ। भारत जैसे देश के भीतर में ना तो यहां कोई फल फूल पाएगा, उसको फलने फूलने के लिए किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ जुड़ना होगा, उसके जरिए इन्वेस्टमेंट का रूट तय करना होगा, उसके लिए रेड कारपेट यहां पर बिछी हुई है, उसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल बेचा जाएगा और वह कुछ चीजों के लाइसेंसिंग भारत की कंपनी को दे देगा, वो यहां पर उपजाएंगे और हम लोग कहेंगे हम आत्मनिर्भर हो गए। ये गजब की सोच है। यह इतनी खतरनाक सोच की दिशा में बढ़ चुके हैं जिसमें यह एक नए तरीके की गुलामी है। और इस गुलाम परिस्थितियों का आखिरी सच यह है कि दुनिया के 107 देशों में भारत का नंबर भूख के क्षेत्र में 94th पर आ गया है।
यानी ऐसे देशों की तुलना में हम आकर खड़े हो गए हैं जहां की इकोनॉमी काम ही नहीं करती है, चंद हथेलियों में जहां की पूंजी रोकती है। डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, भूखमरी और मुफलिसी में वो देश जीते हैं। भारत उन देशों की कतार में आ गया है। बेरोजगारी के क्षेत्र में दुनिया में भारत अव्वल नंबर पर आ चुका है। तो यह स्थिति पूरी दुनिया के सामने भारत की बन रही है। लेकिन हम यहां पर खुश हैं क्या? और खुश इस हद तक हैं कि इस डेमोक्रेसी को हम ही ने तो खड़ा किया है, हमने ही तो चुना है। यह कोई नहीं जान पा रहा है कि जिसे हमने चुना है वो दरअसल किसी और की उंगलियों के सहारे नाच रहा है, क्योंकि उसके जहन में वो पॉलिसीज ही नहीं है, इस देश की धारणा ही नहीं है कि वाकई स्वावलंबन कोई चीज होती है। कुछ नहीं, सारी चीजें खत्म कर दीजिए और उसके बाद उसकी गुलामी कीजिए जो आपको पूंजी दे दे। यह स्थिति देश के भीतर सत्ता को लेकर है और सत्ता इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मातहत काम करते हुए नजर आ रही है। ये सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।